एक बहुत ज्वलंत मुद्दा हमारे बीच में भरत भूषण तिवारी। एक भरत भूषण तिवारी को जिन्होंने मारा है, ऐसा कारण क्या रहा होगा उनको हथियार उठाना पड़ गया। विरोध करने लगे, डराया धमकाया सब गया, बेइज्जती की गई, इनका अपमान किया गया, इनके पूरे परिवार को प्रताड़ित किया गया। प्रशासन ने इनको पागल घोषित कर दिया था। आपने गोली का या किसी प्रकार से असलहे का उपयोग क्यों किया? दोस्तों नमस्कार। तो आज हम फिर हाजिर हैं एनी टॉपिक के एक शानदार आयोजन में। एक बहुत ज्वलंत मुद्दा हमारे बीच में बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, लगभग पूरा देश जान चुका है। क्योंकि आज़ादी के बाद या आज़ादी से पहले या देश को आज़ाद करवाने के लिए युवाओं ने बहुत बढ़ चढ़कर अपना सहयोग दिया। उस समय चंद्रशेखर आज़ाद थे, बिस्मिल खां थे, ऐसे ऐसे तमाम जो है योद्धा इस देश को आगे बढ़ाने में उतरे। तो आज एक बहुत ही जीता जागता युवा दिलों का, आज कह सकते हैं सरताज या राजा या शहंशाह कह सकते हैं, जो आज़ादी के लगभग 70 सालों बाद ऐसा लग रहा है कि हमारा देश अभी आज़ाद नहीं है। हम ऐसे युवा की बात कर रहे हैं, ऐसे समाज सेवी की बात कर रहे हैं कि जो इस कलयुग में भी अपने देश, अपने गरीबों, अपने मजलूमों, अपने गांव के रास्ते, अपने परेशान भाइयों के लिए अपने जान को न्यौछावर कर दिया। तो हम बात कर रहे हैं बिहार के भोजपुर ज़िले के ग्राम बिलौटी, थाना शाहपुर के ऐसे होनहार युवा और ऐसे शानदार युवा जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनका नाम अमर हो गया। नाम आप भी जानते हैं, नाम मैं भी जानता हूं। उनका नाम था भरत भूषण तिवारी। तो आज हम भरत भूषण तिवारी ने जो पिछले 2 साल से हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए या इस देश के लिए जो मांग की, उसी पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे बीच में हैं वकील परिवार से, एडवोकेट फैमिली से बिलोंग करने वाले श्री राजश्री प्रसाद सोनी जी। तो आपका हमारे चैनल पर बड़े आदर के साथ स्वागत है, अभिनंदन है। चूँकि आप युवा हैं और पेशेवर वकील हैं और वकील फैमिली से आप बिलोंग करते हैं और आप एक संस्था के संस्थापक भी हैं और आप जो है उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। आपके संस्था का नाम है राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण। तो हम बड़े आदर से आपका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं आदरणीय सोनी जी। तो अभी आप जो ये हम लोग मुख्य बिंदु पे चलते हैं कि जैसे आज एक युवा अपने समाज या अपनी व्यवस्था या अपने लोगों के लिए पिछले 2 साल से संघर्ष कर रहा था, क्या आगे भी ऐसे संघर्ष होते रहेंगे या फिर उनके ना रहने पर हमारा देश फिर से उसी आज़ादी की चिंगारी में जल चुका है? पहले तो मैं आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार कहना चाहूँगा और आपका हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस वरिष्ठ और इस बड़े मुद्दे पर, भव्य मुद्दे पर आपने मुझे कुछ बोलने योग्य समझा। इसके लिए मैं आपका बारंबार धन्यवाद दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये जो मुद्दा है, आपने प्रश्न किया कि भरत भूषण तिवारी जी जो एक व्यक्ति के रूप में, एक देश के नागरिक के रूप में जब वो आवाज उठाए और उनके ऊपर प्राण घातक हमले कई बार किए गए और अंततः प्रशासन द्वारा उनका प्राण भी ले लिया गया, हर लिया गया, तो क्या उसके बाद सारी देश की आवाज शांत हो जाएगी या फिर जो है ये चलता रहेगा? तो मैं बता दूं कि भरत भूषण तिवारी कोई आतंकवादी नहीं थे। बिल्कुल। और भरत भूषण तिवारी जैसे व्यक्ति की आवश्यकता देश के कोने कोने में है, जो परिवर्तन की मांग करें, न्याय की मांग करें, आज़ादी की मांग करें, किसी भी तानाशाही से। और एक भरत भूषण तिवारी को जिन्होंने मारा है, इन आतंकवादियों को, या कहिए जिस शब्द से मैं संबोधित कर रहा हूं वो बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन जो व्यक्ति किसी भी निर्दोष व्यक्ति की निर्मम हत्या करे और देश का विरोध करे, वो आतंकवादी ही है मेरे नज़र में। सोनी जी, चूँकि भरत भूषण तिवारी जी
वो उनका कोई अपना खानदानी लड़ाई नहीं था, जी। आप जानते हैं, और उनकी कोई खानदानी किसी से दुश्मनी भी नहीं थी। आप ये भी जानते हैं कि आज के 1 साल पहले या 2 साल पहले एक इन्हीं के थाने में, इन्हीं के जिले में एक गाँव पड़ता है जवैनिया, जी। है ना। तो वो जब जवैनिया नदी के किनारे पड़ता था तो वो बाढ़ आया तो वो पानी के कटाव से पूरा गांव उसी में डूब गया। जहाँ तक मुझे मालूम है उन्होंने वहाँ के डीएम, एसडीएम, छोटे से छोटे अधिकारी से संपर्क किया और संपर्क करने के बाद सभी ने आश्वासन दिया कि मैं आपका काम जल्द से जल्द कर दूंगा। 2 साल गुजर गए, लेकिन ऐसा कारण क्या रहा होगा जो कि उनको हथियार उठाना पड़ गया? देखिए, जो जवनिया का मामला था उसमें हुआ ये था कि जो गंगा नदी किनारे ये गांव स्थित है, बाढ़ पिछले 2 साल पहले की बात है, बाढ़ के आने से उस गांव की जो प्रमुख मिट्टी होती है वो बह के चली गई थी और वो गांव बहुत ज्यादा उस वक्त भी डूब गया था। बाढ़ के जाने के बाद वो पूरा का पूरा गांव जो है एक ताल में आ गया। ताल का मतलब जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ के लोकल हैं, वो समझते होंगे मतलब कछाड़, हाँ, पूरा इलाका गड्ढे में हो गया एक तरीके से। तो भरत भूषण तिवारी जी का, जो कि वो उस गांव से बिलोंग नहीं करते थे, वो जवनिया से नहीं थे, वो बल्कि बिलोटी गांव से थे, फिर भी उस गांव के लिए उन्होंने आवाज उठाई और सबसे आग्रह किया, प्रशासनिक अधिकारियों से आग्रह किया कि इस गांव को या तो आप मिट्टी वापस से ला करके इस गांव को आप ऊंचाई पर लाइए, या तो आप जो है कि किसी इस गांव को कहीं और स्थित बढ़िया से व्यवस्था दीजिए। यदि दोबारा से गांव में बाढ़ आती तो वो गांव चूंकि अब गड्ढे में जा चुका था, पूरा का पूरा वो जल सैलाव हर एक गांव के व्यक्ति को मार डालता, जान चली जाती। तो उस प्रकरण में आपने पूछा कि उन्होंने हथियार क्यों उठाए थे। जब ये आवाज उठाए और सारे डीएम अधिकारियों से उन्होंने बात कही तो अंततः इनके साथ काफी ज्यादा बदतमीजी की गई थी उन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा और इनके परिवार को भी प्रताड़ित किया गया। ये पूरी वीडियो इनके सोशल मीडिया अकाउंट पे पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि अब मैं शस्त्र उठाऊंगा। उनका, सोनी जी, उनका आरोप था जी कि सरकार या सरकारी महकमे के लोग जो ठेका दिए थे ठेकेदारों को, उस ठेके में काफी अनियमितता थी। ठेकेदार जो है वो काम जो कर रहे थे वो आने वाले समय में जब बाढ़ आती तो फिर वो बह जाता। एक बहुत बड़ा जो है कि देखिए मिली भगत भू माफिया और सरकारी तंत्र के बीच में रहा है। ये हमसे, आपसे या हमारे दर्शकों से किसी से छुपा नहीं है, ये सबको पता है जी। जब भी कोई बाढ़ आती है तो मिट्टी, एक उपजाऊ मिट्टी रह जाती है और साथ ही साथ जो है कुछ मिट्टी चली जाती है। उसमें भूमाफिया क्या करते हैं कि बड़ी स्केल में मिट्टी का खनन भी करते हैं, उसको बेचते भी हैं। तमाम टेंडर निकलते हैं, तमाम सारी चीजें होती हैं, उसके लिए क्या पैसों का लेन देन होता है अधिकारी और भूमाफियाओं के बीच में, सबको पता है। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के जब ये विरोध करने लगे और इनको बारंबार डराने धमकाने के बाद भी भरत तिवारी जी नहीं माने, तो इनके ऊपर जो है प्रशासनिक द्वारा एक बल का प्रयोग किया गया और उसके बाद इनको डराया धमकाया सब गया, बेइज्जती की गई, इनका अपमान किया गया, इनके पूरे परिवार को प्रताड़ित किया गया। जी, एक वीडियो आई थी जिसमें भरत जी को लोग पकड़ करके गाड़ी में बिठा रहे थे। 2 पुलिस वाले थे, साथ में उनके पिताजी भी थे, माता जी भी थी। तो उनको लोग कह रहे थे कि ये पागल हो गए हैं या विक्षिप्त हो गए हैं। उनके पिताजी उनको लगभग ऐसे 2 फाइट मारे भी उस समय। वो वीडियो आई थी। तो क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि जब दुनिया विरोध करे तब भी हम सह जाते हैं, लेकिन जब हमारे माँ बाप विरोध करते हैं तो हम सह नहीं पाते। देखिए, उस विरोध का कारण था माँ बाप का प्रेम। और पहले तो अगर मैं कहता हूं ये पागल थे, प्रशासन ने इनको पागल घोषित कर दिया था, तो किसी पागल के ऊपर, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के ऊपर आपने गोली का या किसी प्रकार से असलहे का उपयोग क्यों किया? पहला ये। दूसरी चीज कि जो इनके माता पिता थे, इनके पीछे, इनके विरोध के पीछे इनका प्रेम छिपा था। उन्होंने ये सोचा कि यदि मैं विरोध करूंगा अपने पुत्र का तो मेरा पुत्र शायद शस्त्र त्याग दे और ये जो समाज कल्याण की भावना मन में लेके चल रहा है उस भावना को त्याग दे। लेकिन सोनी जी, क्या हुआ कि जब घर पे माँ बाप हों या बहनें हों या सामाजिक मुद्दे हों या रिश्तेदार आते रहते हैं, तो कभी एक निर्दोष, अगर हमारे जैसा, आप जैसा अगर युवा होता है, तो कुछ पुलिस वाले अगर आकर के माँ बहन या भाई या परिवार को या पूरे गांव के सामने गालियां देते हैं, तो उस समय हमारा और आपका सहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम बेइज्जत होते हैं। जबकि हम
सच हमारे साथ साथ हमारा परिवार भी बेइज्जत होता है जिसका उसमें कोई दोष नहीं होता है। जबकि हम सच के लिए लड़ते हैं, समाज के लिए लड़ते हैं, व्यवस्थाओं के लिए लड़ते हैं, लेकिन क्या ये कानून या हमारे देश के नेताओं को या हमारे देश की जो कानूनी व्यवस्था है, ये बात उसके समझ में क्यों नहीं आती है? इसके पीछे देखिए एक बहुत बड़ा तंत्र जुड़ा है। अगर मैं किसी एक सरकार को जिम्मेदार ठहराऊंगा तो यदि मैं भाजपा को लेता हूं या सपा को लेता हूं या कांग्रेस को लेता हूं, भाजपा का मतलब नरेंद्र मोदी नहीं है, सपा का मतलब अखिलेश यादव नहीं है और कांग्रेस का मतलब राहुल गांधी नहीं है। ये हमें समझना है कि ये सभी व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांड एम्बेसडर है एक बहुत बड़े तंत्र के। तो जब भी कोई सरकारी व्यक्ति किसी पद पे पहुंचता है, कोई नेता किसी पद पे पहुंचता है, तो वो जमीनी जो पकड़ है उसकी वो भूल जाता है कि उसने क्या संघर्ष किया और किससे उन्होंने वोट मांगा, क्या वादे करके मांगे और क्या उनको दिलासा दिया। ये सभी चीजों को जब वो भूल जाता है तो वो लोगों के दुख दर्द को समझना भूल जाता है और फिर वो अपने वर्चस्व में, अपने जो है सत्ता के मद में चूर हो जाता है। उसके बाद वो उसको अपने जनता की कोई चिंता नहीं। जबकि आप एक वीडियो देखे होंगे कि जब सामने पुलिस वाले थे और एक तरफ भरत जी थे, तो एक अपने हाथ में एक हथियार लेकर के कहते थे कि मुझे उनकी ये मांगे हैं, उनकी ये चीजें हैं, अगर तुम मेरी बातों को मान जाओगे तो मैं जो है हथियार त्याग दूंगा। जबकि वहाँ मेरे ख्याल से एसपी भी खड़ा था या उससे बड़े अधिकारी या उससे छोटे सब लोग खड़े थे, सब लोग खड़े थे। तो जब वो लाइव चल रहा था, ठीक, लाइव चलने के बावजूद अगर एक निहत्था इंसान को हथियार फेंक दिया तो क्या आपको लगता है कि उसको जान से मार देना उचित है? देखिए, इस प्रकरण की अगर हम बात करें तो ये थाना शाहपुर के अंदर में ये प्रकरण हुआ है जी, जहां वहां के एसपी और सभी पुलिस उच्च अधिकारी और एसटीएफ की भी टीम वहां मौजूद थी। और पूरे वीडियो में हम देख सकते हैं कि उनके ऊपर बारंबार गोली चलाई जा रही है, लेकिन गोली उनको लगी नहीं। और उन्होंने जब पिस्टल फेंक दिया, भरत तिवारी जी ने जब पिस्टल पुलिस प्रशासन की तरफ फेंक दिया, उसके बाद इन्होंने जमीन पे भरत तिवारी को लेटाया और 3 गोली मारी जी, ठीक। लेकिन यहीं पर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है सामने तो गोली उनके शरीर में 5 मिलती है। 3 वीडियो तो सामने मार दिया, बाकी 2 वीडियो उस स्थान से पहुंचते पहुंचते हॉस्पिटल तक कैसे मिली उनके अंदर। तो इसका मतलब कि गाड़ी में बैठा करके उनके ऊपर गोली चलाई गई, 2 गोली, जिससे उनके प्राण निकले। बिल्कुल, वो सटा के पूरा मार दिए होंगे सब जी। क्या ऐसा नहीं लगता है कि मतलब कि पिछले 2 साल से वो विधानसभा जिसकी रही होगी जी, उस विधानसभा का जो विधायक रहा होगा या उससे बड़े नेता रहे होंगे, क्या उनको नहीं लगता है कि इनसे ये इस वजह से उसका बहुत ज्यादा नुकसान होता रहा होगा या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में रहा होगा उसके? क्योंकि कमीशन जो है वो, क्योंकि ये बार बार विरोध करते थे कि ये काम नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब कि जो विधानसभा का विधायक है वो भी दबाव बनाया होगा, नहीं इसको साले को मार ही दिया जाए? भरत तिवारी जी का 2 साल पहले का एक पोस्ट उनके फेसबुक अकाउंट पड़ा है। उन्होंने स्पष्ट बोला था कि मैं अब एक युद्ध का ऐलान करने जा रहा हूँ, जिस युद्ध में मैं किसी भी देशवासियों का प्राण नहीं लूंगा, लेकिन हर एक युद्ध में प्राणों का आहुति देना पड़ता है और मैं अपने प्राणों का आहुति दे करके इस युद्ध को पूर्ण करूंगा और मैं किसी भी देशवासियों को क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। तो उनके कहने का मतलब ये था कि 2 साल पहले ही उनको ये आभास हो गया था कि जिस सिस्टम से वो लड़ रहे हैं उस सिस्टम में प्रशासन भी मिली हुई है, पूरे भूमाफिया और सारे बड़े बड़े नेता और अधिकारी सब मिले हुए हैं और ये सभी के जो धंधे में, सिस्टम में जो विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, वो उस वजह से उनकी प्राणों को हर लिया जाएगा। क्योंकि सोने जी, राजनीति आजकल आम इंसानों पे या जो है कि कह सकते हैं आप कानून पे या जिले की राजनीति में या जिले के जितने अधिकारी हैं, राजनीति इतनी हावी हो जाती है कि एक विधायक अपने आप को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझता। तो ये अधिकारी भी जो है कि विधायक की बात को सुनते हैं और कहते हैं विधायक जी फला जी इनकी वजह से ऐसा ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो जब अधिकारियों ने इनसे बात किया या इनसे मुलाकात की, इनको कहा कि नहीं आपका काम हो जाएगा, सेम अधिकारी गले मिले, उनके जो पेपर को लेकर फोटो खिंचवाया और सेम अधिकारी के ग्रुप ने ही आकर के भरत जी को गोली मार दी, ठीक। गोली मारने के बाद जब गोली लग गई, अब तो मर गए, पोस्टमार्टम भी होगा, सारी चीजें हो गई। इसका मतलब है कि ये गोली अनजाने में नहीं, वो जानबूझकर एक देशभक्त की हत्या की गई। ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं जी।
दूसरी चीज़ क्या है कि अब हम आते हैं उसी विधानसभा के सेम विधायक के पास आते हैं, उसी एरिया के तमाम छोटे छोटे नेताओं की तरफ आते हैं। आज उनके घर पे एक हुजूम लगा है। आज़ादी के 70 सालों के बाद एक 70 साल पहले भगत सिंह थे, उनकी पूरी टीम थी। 70 साल के बाद भरत भूषण तिवारी, नाम में अंतर नहीं है, गा और रा का अंतर है। क्या ये जो भरत जी शहीद हुए हैं, क्या इनकी जो ये मौत है, क्या हमारे समाज को कुछ सिखा गई है, या आने वाले समय में कुछ ऐसी क्रांति होगी कि सब आम जनता जो टूट पड़ेगी इन नेताओं और इन कानून के दलालों के ऊपर? तो जो आपका प्रश्न है, उस प्रश्न अनुसार मैं अगर उत्तर दूं तो जब प्रशासन और सभी उच्च अधिकारियों द्वारा ये समझ लिया गया कि ये व्यक्ति ना बिकाऊ है, यह व्यक्ति ना तो डरेगा और यह व्यक्ति ना तो कभी चुप बैठेगा, तो प्रशासन और माफियाओं और नेताओं की मिली भगत से इनकी सुनियोजित हत्या छल पूर्वक पूरी तय कर ली गई। और जो हत्या इनकी की गई उसमें प्रशासन भी जिम्मेदार है, वहाँ का जो भूमाफिया जो सभी लोग हैं वो जिम्मेदार हैं, और सारे जो वहाँ के अधिकारी, उच्च अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, नेता हैं, वो सब जिम्मेदार हैं। ये किसी एक व्यक्ति की योजना नहीं थी, क्योंकि भरत भूषण तिवारी किसी एक व्यक्ति के गले की हड्डी नहीं बन गए थे। ये सभी उन काले धंधों को, उन भ्रष्टाचारियों को, उस जो है कि जितने भी नेता हैं, माफिया हैं, इन सबों की गले की हड्डी, इन सभी के गले की हड्डी ये बन गए थे। इस कारण से ये सभी लोग मिल करके पहले तो इनको ये आश्वासन दिलाते हैं कि आपका कार्य हो जाएगा, और सारे काम को जो है कि हम स्वीकार करते हैं, सारे शर्तों को स्वीकार करते हैं, और शस्त्र को उनको त्याग कराने के बाद, शस्त्र सरेंडर कराने के बाद इनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। आप राजश्री जी, आप देख रहे हैं कि वीडियो में तमाम वीडियो ऐसी आई है कि उनके घर को आप देख रहे हैं कि उनके एक ऊपर से छत है, बाकी छत की उनकी दीवारें जो है वो टूटी हुई हैं। कोई ऐसा रूम भी नहीं है जहां तमाम तरह के समाज के लोग जा रहे हैं, गरीब, अमीर, कुचला दबा, सब जा रहे हैं। उनकी जब मौत हुई, जब उनकी अर्थी निकली, तो हमको नहीं लगता है कि उस इलाके कोई इंसान अपने घर में रहा होगा, है ना? तो अगर वो इंसान, अगर उस इंसान के पीछे वहाँ की पुलिस या वहाँ की व्यवस्था अगर हाथ धोकर पीछे नहीं पड़ी होती, तो उनके दरवाजे पर आप देख रहे होंगे एक ट्रक बालू, रेड बालू आज भी वैसे पड़ा हुआ है ना जी। तो अगर वो लड़का परेशान नहीं होता या उसके घर के लोग परेशान नहीं होते, तो क्या उसका घर अच्छा सा नहीं बन पाता? जब हम वीडियो में उनके घर को देखेंगे तो उनके घर पे प्लास्टर तक नहीं हुआ है, बिल्कुल प्लास्टर तक उनके घर पे दीवालों पे नहीं हुआ है। खिड़की है, जिस चौकी पे वो सोते थे उसके पीछे खिड़की है, उस खिड़की में ना तो पल्ला है ना तो जाली लगी हुई है। यानी कि उस घर में उनकी व्यवस्था आर्थिक रूप से और एक मजबूती, आप समझिए कि यदि ये व्यक्ति बिकाऊ होते या किसी एजेंडे के तहत ये काम कर रहे होते तो किसी न किसी व्यक्ति से, मजबूत आदमी से फंडिंग इनको जरूर मिल रही होती। आप देखे होंगे भगत सिंह जब एक उनकी फोटो आज भी कभी कभी मिल जाती है कि वो घर पे बैठे हुए हैं और एक चारपाई पर बैठे हुए, साथ में उनकी माँ से। बिल्कुल सेम उसी प्रकार से इनकी भी स्थिति थी। हाँ, एक बिल्कुल ऐसी थी। और एक समझिए आम आदमी जिसके पास कुछ नहीं है, न लोगों का हुजूम है, न धन का जो है कि उसके पास धन की शक्ति है, उस व्यक्ति से इस पूरे सिस्टम को इतनी समस्या हो गई कि समझिए कि 50-60 पूरी टीम जो है प्रशासन की आती है, एसटीएफ होता है उसमें पूरा प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, और मशीन गन से उस बेचारे व्यक्ति को, देश के नागरिक को मारा जाता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ न्याय की और सही देश में सुधार की बात कर रहा था। बिल्कुल। तो इससे ये आपको नहीं लगता है कि इसमें जो भरत जी के खिलाफ थे वो बहुत आम इंसान नहीं थे, आम लोग नहीं थे, जो भी रहे होंगे वो अपने आप में बहुत पैसे वाले थे, बहुत पकड़ वाले थे और बहुत पहुंचे हुए लोग थे, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े जो करप्शन करने वालों के सामने दीवार की तरह खड़े थे। देखिए, भरत भूषण तिवारी जी सिस्टम से लड़ते लड़ते सिस्टम के बहुत अंदर घुस गए थे और सिस्टम के बहुत ऐसे ऐसे काले करतूतों को जान गए थे, जिससे कि अगर वो जीवित रहते या उनको शांत न किया गया होता तो कई लोगों के नाम उजागर हो जाते और कई सारी चीज़ों को वो सामने रख सकते थे।
इसी वजह से ये सबसे बड़ी गले की हड्डी बन गए थे पूरे बिहार सरकार के लिए। और बिहार के जितने बड़े बड़े दंपति, जितने बड़े बड़े माफिया वहां पर सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रहे थे, उन सभी का पोल इनके पास आ चुका था, क्योंकि ये व्यक्ति पागल नहीं थे। ये व्यक्ति हंसते हंसते, रोते रोते और सबको डराते डराते जिस प्रकार से भी साम दाम दंड भेद करके सिस्टम के अंदर तक घुस गए थे और सभी को उन्होंने चैलेंज किया था। राजर्षि जी, भरत जी के मौत के बाद, उनकी शहीदी के बाद, क्या आपको लगता है कि मतलब देश का युवा देश में एक क्रांति पैदा करेगा, या जो लोग वहाँ जा रहे हैं बस एक जैसे कि किसी के घर जा रहे हैं, अंगना करने जा रहे हैं, वहाँ बैठ रहे हैं, पानी पी के चले आएंगे? क्या ऐसा वक्त आने वाला है जब देश का हर युवा या देश का हर नागरिक हमारे देश के नेताओं या कानून के रक्षकों से ये क्वेश्चन सड़क पे उतर कर पूछेगा कि भरत जी के लिए या भरत जी के नाम पे आपने अभी तक क्या किया? जो उनकी मांग थी वो पूरी होगी या पूरी हो रही है कि नहीं? अगर वो नहीं पूरा करते हैं तो उनके लिए देश का युवा क्या करेगा? देखिए, पहले तो मैं भरत भूषण जी की माता जी को बारंबार प्रणाम करता हूं, और उन्होंने ऐसे सिंह को जन्म, देखिए सिंह को जन्म एक सिंघनी ही दे सकती है। बिल्कुल। और एक माँ ने इस भारत माता के लिए अपने लाल को निछावर किया है, तो उस माँ को भी ये हमारा कर्तव्य है ये बताना कि आपका एक लाल अगर भारत माता के नाम पे निछावर हुआ है तो आपके लिए 100 और लाल खड़े होंगे जी। और वो अकेले नहीं हैं, हम सबको ये बताना है। दूसरी चीज कि एक भरत तिवारी अगर मरेगा तो हर घर से एक एक भरत तिवारी निकलेंगे, और आप कितने भरत तिवारी को मारोगे और कितने भरत तिवारी को जेल में डालोगे, ये हम भी देखना चाहते हैं। भारत का आम नागरिक देखना चाहता है कि या तो सिस्टम बदलेगा या तो भारत की जनता को आप खत्म कर देंगे। आप देखिए कि भोजपुर कहाँ है, बनारस कहाँ है, आजमगढ़, जौनपुर, चंदौली, या आप देखेंगे भदोही या मिर्ज़ापुर, इस तरह के जितने भी ज़िले हैं, आज लगभग हर जिलों के जो युवा हैं वो अपने अपने क्षेत्रीय इलाकों के नेताओं या कानून के रखवालों से अब क्वेश्चन करने लगा है। तो क्या आपको लगता है कि इनकी जो शहीदी है ये इस तरफ मोड़ रही है कि आप लोग अपने हक की बात, अपने हक के लिए लड़िए और अपनी आवाज़ उठाइए? आप इस चीज़ को कहाँ तक देखते हैं? प्रशासन की नज़र से देखा जाए अगर, तो प्रशासन ने ये एग्जाम्पल सेट करने का काम किया है कि यदि आप अगर आवाज उठाते हैं अपने हक की, अपने देश के लिए आप चिंतित हैं, तो आपको मार दिया जाएगा, आपको शांत कर दिया जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन भरत तिवारी जैसे व्यक्तित्व के नज़र से अगर देखा जाए तो हमें मौत का भी भय नहीं है। और ऐसे हजारों भरत तिवारी घर में बैठे हुए थे, चुप थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि अगर कोई आवाज उठाता है तो एक बदलाव दिखेगा। लेकिन अगर आवाज उठाने का परिणाम ये है कि आपकी हत्या कर दी जाएगी और उसी प्रशासन द्वारा कर दी जाएगी जिसकी जेब भर रहे हैं, जिसको हम टैक्स दे रहे हैं, जिसके लिए हम वोट दे रहे हैं, तो समझिए कि उस प्रशासन को जड़ से खत्म करने के लिए और सिस्टम को जड़ से साफ करने के लिए भी हर एक भरत तिवारी एक घर से निकलेगा। क्या अब वो जमाना आ गया है कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे? देखिए, ईंट का जवाब पत्थर से देना ये एक बहुत बड़ी और सोची समझी कहावत है। इसको अन्यथा लेने के लिए लोग सोचते हैं कि व्यक्ति पत्थरबाज न बन जाए, या पत्थरबाजी को लोग जोड़ के देखते हैं इस कहावत को। लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देने का अर्थात ये है कि यदि प्रशासन हमारे आवाज को दबाएगी, इस प्रकार की हत्याएं करेगी, तो जवाब और प्रश्न और जोर से पूछा जाएगा, प्रश्नों को और जोर से उठाया जाएगा और तेजी से उठाया जाएगा। और एक भरत भूषण तिवारी के घर से नहीं उठाया जाएगा, पूरे भारत देश से उठाया जाएगा। क्या जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उस क्षेत्र की थानों की जिम्मेदारी क्या है? अगर कोई युवा अपनी आवाज़ को अपने गांव या अपने शहर की कुरीतियों या करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, तो क्या थाने के पुलिस वालों या वहां के एसओ या दरोगा को चाहिए कि उनको गोली मार दें या उसको पकड़कर कानून के सामने पेश किया जाए? देखिए, प्रथम तो कानून के रखवालों का कार्य यही है, प्रशासन का कार्य यही है कि वो देश में समरसता बनाए रहें, कानून किस प्रकार से जो चल रहा है उसको निरंतर चलाते रहें और कानून की रक्षा करें। यही 2-3 कार्य प्रशासन के हैं। प्रशासन अगर इसके ऊपर जाके कोई भी कार्य करता है तो वो असंवैधानिक कार्य है। दूसरी चीज, प्रशासन की भूमिका इस तथ्य पे यह है कि यदि
अगर किसी व्यक्ति द्वारा आपके स्थान पे, आपके जो है कि निश्चित थाने के क्षेत्र में कोई भी अनैतिक या फिर एक तरीके से आप समझिए कि न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, तो आप उसको या तो गिरफ्तार करिए और अदालत के सामने पेश करिए। उसका निर्णय जीवन और मृत्यु का आप नहीं ले सकते। जी, उस भोजपुर जिले में डीएम भी रहे होंगे जी, एसडीएम भी रहे होंगे जी। और उस थाने पर उस थानेदार भी, जो मेन एसओ कहते हैं, जो भी कहते हैं, वो तो रहे होंगे। जी, तो उनका काम क्या था कि मतलब अगर भरत जी आवाज़ उठा रहे थे, अगर मान लीजिए अपने हाथ में वो पिस्तौल ही उठा लिए या हथियार ही उठा लिए, तो उनकी जिम्मेदारी क्या थी? क्योंकि वो गोली मतलब कि हथियार डालने तक वो गोली नहीं चलाए थे। जी, जी, जी। हाँ, ये था कि वो इंसान हथियार को दिखा करके कि अपनी मांगों को वो कह रहा था कि हमारी मांगें आप पूरा करिए, ठीक है, यही कह रहा था। लेकिन ये बात प्रशासन के समझ में क्यों नहीं आई कि वो गोली नहीं चलाया? हाँ, गोली चल भी जाती, ये भी नहीं कि नो डाउट नहीं चलती, लेकिन जब तक एक लड़का या एक इंसान आपको गोली नहीं चला रहा, अपनी मांग को कह रहा है कि हमारी मांग ये है, इसको पूरा करवाइए। भरत भूषण तिवारी के अगर मैं इतिहास की बात करूं तो उनके ऊपर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं है। जी। दूसरी चीज, इनके पास असलहा जरूर था, लेकिन इन्होंने किसी व्यक्ति के ऊपर गोली कभी नहीं चलाई, किसी की हत्या कभी नहीं की। इन्होंने असलहा केवल अपनी सुरक्षा के लिए रखा था, और उनको जब ये आभास हो गया कि उनके प्राणों पे असीम संकट है, कोई भी हर व्यक्ति सिस्टम का उनको रास्ते से हटाना चाहता है, तब उन्होंने असलहा रखा और अपनी आवाज को और मजबूती से सरकार को सुनाने के लिए उन्होंने इसका सहारा लिया। जबकि मेरे नजरिए से भरत जी जब अपनी आवाज उठा रहे थे, तो उस आवाज को अगर वहाँ का जो ठेकेदार है, क्या इस कानून के रखवालों से वहाँ के ठेकेदार या वहाँ के काम करने वाले जो भी छोटे मोटे ठेकेदार थे, उनसे पूछना चाहिए था कि नहीं पूछना चाहिए था? चूँकि हमारी चर्चाएं बहुत ज़्यादा आगे तक जाएंगे और ये मुद्दा भी इतना शानदार है कि हम लोग अगर कई घंटे बैठकर इस पे बात करें, चर्चा करें, तब भी ये ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि ये आज़ादी के 70 सालों के बाद, और 70 साल पहले भी सेम घटना घटी थी, 70-10 साल के बाद सेम घटना, आज हम आज़ाद होने के बाद के साथ साथ हमारे जो सुरक्षा, हमें जो सुरक्षा देने वाले हैं, वही लोग हमको गोली मार दे रहे हैं। जी। इसमें जीता जागता उदाहरण एक भरत भूषण तिवारी जी। जब आज़ादी हमें मिली थी तो आज़ादी में भारत के 4 स्तंभ थे। वो स्तंभ कुछ इस प्रकार थे कि पहला था राइट टू ट्रुथ, सच बोलने का अधिकार, राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार, राइट टू जस्टिस, न्याय का अधिकार, और वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये हम 4 स्तंभ थे। क्या इस चारों में से किसी भी एक स्तंभ को, भरत भूषण तिवारी जी को अगर केस देखा जाए, एक भी स्तंभ को ध्यान में रख के उनके ऊपर न्याय किया गया? क्या आपको लगता है कि हमारे देश का युवा जो है, ये राजनेताओं के चक्कर में रह रहकर अपने देश को खोखला कर रहा है? देखिए, सत्य है, राजनेताओं का पूरा सिस्टम ही इसी प्रकार जुड़ा हुआ है कि पहले वो एक विशेष भीड़ को इकट्ठा करते हैं, और वो इकट्ठा कैसे करते हैं? जब तक भीड़ पोलराइज नहीं होगी, 2 गुट में बटेगी नहीं, तब तक कोई भीड़ किसी एक व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगी। छोटा सा क्वेश्चन, पिछले 2 साल का लंबा समय गुजर गया जी, तमाम वहाँ ठेकेदार ठेका लिए होंगे, तमाम करप्शन का काम किए होंगे, क्योंकि भरत जी देखते देखते उसको परेशान हो गए होंगे, शिकायत भी हजारों तरीके से किए होंगे, लाखों बार वो तमाम पुलिस वालों से, तमाम लोगों से मिले होंगे। तो क्या पुलिस वालों को या वहाँ के थानेदार को या वहाँ के एसडीएम को या वहाँ के डीएम को ये नहीं लगा कि बच्चा जो कह रहा है इस पर एक बार जांच करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी? देखिए, हम सब जानते हैं कि कानून अंधा है, ठीक है, लेकिन कानून अंधा इसलिए है, जो संवैधानिक रूप है इसका, वो इसलिए क्योंकि जब कानून के लिए न्याय किया जाता है तो उसमें ना जाति देखी जाती है, ना धर्म देखा जाता है, ना आय देखी जाती है, ना संपत्ति देखा जाता है। लेकिन भरत भूषण तिवारी के केस में क्या हुआ कि जब प्रशासन ने 2 पक्षों को देखा, एक तरफ भरत भूषण तिवारी थे और एक प्रकार एक बहुत बड़े माफियाओं की एक समूह थी, टोली थी, जो कि उनको एक तरीके से उनके जेब को गर्म भी कर रहा था, और कहीं ना कहीं उनको एक ऊपरी तरीके से सारी सब चीजों को जो है उपलब्ध भी करा रहा था। तो जब भरत भूषण तिवारी और उन माफियाओं को बीच में चुनना हुआ, तो भरत भूषण तिवारी को इन्होंने कमजोर पाया और हत्या करना उनको आसान पाया, इसलिए उनकी मार के निर्मम हत्या कर दी। राजर्षि जी, मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जैसे कि आप कह रहे हैं कानून अंधा होता है जी, ऐसा नहीं लगता आपको कि
कानून के हाथ को हमारे देश के नेताओं ने बांध दिया है? जी, एक कानून देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो बहुत से ऐसे कानून साथ साथ हमको अंग्रेजों की तरफ से गिफ्ट में मिल गए थे, जो हमारे देश को सिर्फ और सिर्फ गुलाम, देश की जनता को गुलाम बनाने के लिए बनाए गए थे। कुछ कानूनों को बदला गया है, कुछ कानून आज भी सिर्फ और सिर्फ राजनेताओं के हित में काम करते हैं, इसलिए उनको आज तक नहीं बदला गया है। तो राजनेताओं को जो पावर मिलती है, ये भ्रष्टाचार करने की जो ताकत मिलती है, और हम जैसे सामान्य देश के नागरिकों को कुचलने की जो शक्ति मिलती है, वो कुछ ऐसे कानून हैं, उन्हीं से मिलती है। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि वो असलहा लेकर खड़ा था, अगर पुलिस वालों को मार देता तब। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, असलहा तो उन माफियाओं के पास भी है, और असलहा पुलिस वालों के पास भी है, असलहा आतंकवादियों के पास भी होता है, असलहा देश के सेना के पास भी होता है, और यही असलहा भरत भूषण तिवारी के पास भी था। असलहा है या नहीं है ये मुद्दा नहीं, असलहा किसके हाथ में है ये मुद्दा है। असलहा जब पुलिस वाले के पास भी था, भरत भूषण तिवारी के पास भी था, तो एक पुलिस वाले की हत्या क्यों नहीं हो गई, भरत भूषण तिवारी की हत्या क्यों हुई? हाँ, जब तक एक, आपके कहने का मतलब ये है कि जब तक हमारे हाथ में हथियार है जी, तब तक तो सामने वाला हथियार लेकर भी नहीं चला पाया। जी जी, अगर हथियार रखने का मतलब ये नहीं कि आप अपराधी हो गए। हथियार का प्रयोग आप किस हेतु कर रहे हैं, वो आप अपराधी हैं या क्रांतिकारी हैं, निर्णय लेता है। तो राजर्षि जी, भरत जी की जो ये शहीदी, जी, ठीक है, अभी इस देश को या इस देश की व्यवस्था को या इस देश के युवाओं को क्या प्रेरणा देगी अभी? देखिए, भरत भूषण जैसे व्यक्ति समाज में बहुत कम होते हैं, और हमसे हमको उनसे यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि यदि अगर प्राणों का भी मोल चुकाना पड़े इस राष्ट्र के लिए, इस राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने के लिए, तो वो भी कम है। और हर एक युवा को भरत भूषण तिवारी जैसे व्यक्तियों से सीखना चाहिए कि यदि पूरा विश्व आपके विरोध में हो जाए, पूरा राष्ट्र आपके विरोध में हो जाए, फिर भी जो सत्य है उसी के साथ खड़े रहिए, और ईश्वर आपकी सहायता अवश्य करेगा। और इसी प्रकार से भरत भूषण तिवारी को न्याय अवश्य मिलेगा। हम आपसे एक बार फिर निवेदन करते हैं राजर्षि जी कि आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे देश के या हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को, आप भरत जी की जो ये आकस्मिक कह सकते हैं या गोली मारकर हत्या कर दी गई है, उनके पद चिन्हों को या उनके कर्मों को याद करके क्या हमारे देश के युवाओं को इस मुद्दे को और आगे ले जाना चाहिए, या ले जाने का आह्वान आप यहाँ से? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहले तो भरत तिवारी जी को न्याय मिलना चाहिए जी, वो अवश्य मिलना चाहिए, और तब तक हम शांत नहीं रहेंगे जब तक भरत भूषण तिवारी जैसे व्यक्तियों को न्याय नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, भरत भूषण तिवारी जिन मुद्दों को लेकर के लड़ते लड़ते शहीद हुए, उनकी हत्या कर दी गई, वो मुद्दे भी पूर्ण होने चाहिए, और उन मुद्दों को भी हमें नहीं छोड़ना है जिस मुद्दों को लेकर के भरत भूषण तिवारी ने अपने प्राणों को आहुति दे दी, प्राणों को दान दे दिया। तो वो मुद्दे भी जब तक पूर्ण नहीं होंगे तब तक भरत भूषण तिवारी कभी भी मरेंगे नहीं, उनकी आवाज जिंदा रहेगी, और हम जैसे युवाओं के बीच वो अमर रहेंगे। और उनको न्याय जब तक हमारा युवा समाज, हमारा हिंदू समाज और हमारा पूरा राष्ट्र जब तक नहीं दिला पाएगा, तब तक हम उनको इस आवाज को शांत नहीं होने देंगे, ठंडी नहीं होने देंगे। क्या आप ये कह सकते हैं कि ये जातिवादी मुद्दा है? जी नहीं, ये राष्ट्रवादी मुद्दा है, ये जातिवादी और धर्मवादी मुद्दा नहीं है। क्योंकि जो चीज़ें हैं जब उनकी अर्थी उठी, तो मैंने पहले ही कहा आपसे कि वहाँ उस इलाके में मतलब कोई ऐसा घर नहीं था जी जहाँ से लोग निकले ना हो। देखिए, ब्राह्मण थे कुल के, लेकिन सबसे ज्यादा उस गांव में रहने वाले दलित हैं, और जितनी दलित की माएँ रोई फूट फूट के उनके मृत्यु पे, शायद ही कोई रोया होगा। चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, और चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, विशेष का हो, सबके लिए भरत भूषण तिवारी जैसे व्यक्ति काम करते हैं, और भरत भूषण तिवारी ने काम किया है। ये राष्ट्रवाद
जो राष्ट्रवादी शब्द है वो धर्म के, जाति के परे होता है, और भरत भूषण तिवारी राष्ट्रवादी थे। बिल्कुल, आप देखे होंगे जहाँ उनका घर था और जवैनिया गांव की दूरी वहां से लगभग 18 किलोमीटर थी। जी। एक वीडियो आई थी जी। तो उसमें तमाम पत्रकारों ने जाके वहां से पूछा कि यहाँ से जवैनिया कितना दूर है, तो उन्होंने कहा कि 18 किलोमीटर यहाँ से लगभग है। जी। और वो जहाँ जमीन दी गई है वह भी जब वहाँ बाढ़ आएगी तो वहाँ लगभग 8 फीट पानी आ जाएगा। जी। सरकार की ये जो योजना है वहाँ से ट्रांसफर करके वहाँ, अब बताइए जिसका जन्म वहाँ पर हुआ था, वहाँ के बाद वहाँ आया, वहाँ के बाद फिर आप उसको, अब वो भरत भूषण जी उन इंसानों के लिए, उन आदमियों के लिए, उन गरीबों के लिए लड़ रहे थे जो अपने हक और अपनी व्यवस्था के लिए सरकार के सामने जा नहीं पाते थे, सरकार से आवाज नहीं उठा पाते थे। उनके लिए ये जब गए तो उनके साथ इस तरह का हश्र हुआ, ऐसी घटना हुई कि ये गोली मार करके उनको हत्या कर दी गई। जी। भरत जी ने, हाँ आप पूरा कर लें तो फिर हो गया। तो भरत जी ने किसी एक विशेष जाति या समुदाय के लिए आवाज नहीं उठाई थी। भरत जी ने हर उस व्यक्ति के लिए आवाज उठाई थी जिसकी आवाज को दबाया गया था, कुचला गया था। उनके बगल के गांव जवनिया की जो आप बात कर रहे हैं, वहां पर बिजली भी नहीं थी और उस बिजली को भी दिलवाने वाले भरत थे। और वो ये बात वहां के गांव वाले स्वयं कह रहे हैं मीडिया वालों से। तो समझिए कि ये व्यक्ति ना तो धर्म में बटे, ना जाति में बटे, ना किसी धन के लालच में इनको ना तो कोई खरीद पाया, ना तो इनको कोई भयभीत कर पाया। हाँ। तो ऐसे व्यक्ति को जब वो कहीं से नहीं पा पाए तो उन्होंने छल पूर्वक इनकी हत्या कर दी। तो ये जो कहानी आज हमारे बीच में आई है, जो एक शानदार योद्धा की तरह और कम उम्र में और इतनी शानदार शहादत जो मिली है, जिनको हम लोग कह सकते हैं आज़ाद भारत का ऐसा नागरिक जो आज़ादी के 70 सालों बाद फिर एक बार हम लोगों को देश के लिए मरने, देश के लिए जीने, अपने आस पड़ोस की आन बान शान के लिए आवाज़ उठाने के लिए और गरीब मजलूम की बात को गांव से लेकर शहर, शहर से लेकर राजधानी, राजधानी से लेकर प्रधानमंत्री तक पहुंचाने के लिए जो आवाज़ उठी थी, एक बार फिर कानून के नाजायज़ न्याय के आगे नतमस्तक हो गया और सरकारी गोलियों से उसकी हत्या हो गई। आज हम बात कर रहे थे श्री राजश्री प्रसाद सोनी, जो वकील परिवार से बिलोंग करते हैं और आप एक राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और संस्थापक भी हैं। तो ये क्योंकि ये युवा हैं और मुझे लगा कि इनके मन में भरत जी के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनाएं हैं, देश के प्रति बहुत संवेदनाएं हैं, लोगों के प्रति। मैं आशा करता हूं कि राजश्री जी जहां पर भी होंगे, अगर किसी भी पद पे या कितना बड़ा नेता होगा या कितना बड़ा पार्षद होगा या डीएम एसडीएम या दुनिया का कोई भी या देश का कोई भी नेता होगा, तो अपने हक और अपने हुकूक की बात वो बगैर सोचे समझे उठाएंगे। क्योंकि जिस मुद्दे पे आज ये बात किए हैं, इतनी बेबाकी से अपनी बातों को रखे हैं, वो मुद्दा आम नहीं है और उस मुद्दे पे बात करने के लिए दिल नहीं, जिगरा की ज़रूरत होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम बड़े आदर से हमारे चैनल पे आप आए, आपका हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन और आपकी ज़िंदगी खुशियों से गुजरे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू, नमस्कार।